हाय बच्चों, यूपीपीसीएल 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मिक्स ट्रिकी टेक्निकल, जो कि हमारे हिसाब से पूरे भारत में और कहीं भी कोई भी ऐसा टीचर नहीं होगा जो आपको टोटल ट्रिकी टेक्निकल समझाए और या फिर बताए। जो भी बताता है आपको समझा तो जरूर देगा, परंतु उसको फिर रटना याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम उसको अगर पढ़ते हैं तो भी हमको समझ में नहीं आता है। कई बार पढ़ने के बावजूद भी वो कंफ्यूज में रहती हैं, डाउट्स रहते हैं। ठीक है, तो इन डाउट्स को समाप्त करने के लिए मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए ट्रिकी टेक्निकल। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने मित्रों को तो शेयर करना कभी नहीं भूलें। ठीक है, शेयर करें, कमेंट करें, और जितना ज़्यादा आप शेयर कमेंट करेंगे तो हमको उतना अच्छा लगेगा और हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो शेयर कर दिया करो अपने मित्रों को, कम से कम 2-2, 3-3 मित्रों को शेयर कर दिया करो। कोई ग्रुप हो तो उस पर भी डाल दिया करो। ठीक है, तो ये सब हमको अच्छा लगेगा और हमारे जितने कैंडिडेट बढ़ेंगे तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ साथ जो है जैसे जैसे हम वीडियो आपकी डालते जा रहे हैं तो कंटिन्यू आप अपना एक रिकॉर्ड बनाते जाएं कापी पर, और वो रिकॉर्ड आपको परीक्षा के समय में बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो ठीक है बच्चों, समय को बर्बाद नहीं करेंगे, आप चालू करते हैं टेक्निकल। टोटल आज ट्रिकी टेक्निकल ट्रिक टोटल जितना भी बताएंगे प्रत्येक ट्रिक के बारे में बताएंगे, और ये ट्रिकें जो हैं मैं साप्ताहिक आपको डालूंगा। ठीक है, और बाकी बीच में आपका चैप्टर भी रहेगा। चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव के बाद फिर अगला उस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी ट्रिक बनेगा वो फिर उसके बाद ट्रिक भी समझाएंगे। ठीक है, तो सप्ताह में एक दिन में आपको जो है वो मिक्स ट्रिकी टेक्निकल के बारे में भी रहेगा, जिसपे हम पूरा जितना हो सकेगा 1 घंटे में, आधे घंटे में जितना बड़ा वीडियो रहेगा तो उससे हम रिलेटेड कम से कम 8 या 10 जो है टोटल ट्रिक डालेंगे। ठीक है, तो आज जो है वो ट्रिकी टेक्निकल का दिन है और हर दिन इसी दिन अब आपको टोटल का टोटल ट्रिकी टेक्निकल मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे कि यहाँ हम लोग कुछ कंफ्यूज होते हैं। जो फ्लक्स होते हैं 3 प्रकार के, एक होता है चुंबकीय फ्लक्स, वैद्युतीय फ्लक्स और कौन सा, एक होता है चुंबकीय फ्लक्स, वैद्युतीय फ्लक्स और प्रदीप्तीय फ्लक्स। ये 3 फ्लक्स होते हैं। तो तीनों के फ्लक्सों के मात्रक क्या होते हैं? जनरली लोग जो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर मार करके चले जाते हैं। तो ये सभी में चुंबकीय फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स और ज्योति फ्लक्स, तीनों में जो है फ्लक्स का मात्रक वेबर नहीं होता है। तीनों में अलग अलग फ्लक्स का मात्रक होता है। इसके अलावा एक चीज और होती है, जो फ्लक्स होता है वो एक पदार्थ भी होता है, या हम कह सकते हैं एक अधातु भी होता है, जिसका उपयोग जो है हम वेल्डिंग में जो फिलर गेज, जो फिलर रॉड होती है, ठीक है, जिसको हम पिघला करके वेल्डिंग करते हैं आर्क वेल्डिंग में, या फिर सोना चांदी जो है उसमें हम सुहागा जो बोरेक्स होता है उसका हम मतलब फ्लक्स होता है फ्लक्स के रूप में उपयोग में करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बनाई है कि जो वैद्युतीय, चुंबकीय और ज्योति फ्लक्स, ये 3 प्रकार के फ्लक्स हैं। तीनों प्रकार के फ्लक्स का मात्रक सहित तुमको याद रहेगा और इसमें कंफ्यूज भी किसी प्रकार का नहीं होगा। तो ट्रिक जो है सबसे पहली है कि बेचारी कुल बहू पालकी चली। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बेचारी कुल बहू पालकी चली। और हमारी जितनी भी ट्रिक रहेंगी वो ऐसी रहेंगी, एक नॉर्मल भाषा में, साधारण भाषा में, जो कि सभी बच्चों को आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, और जितना भी मैं ट्रिक बताऊंगा ये ट्रिक ऐसी रहेगी, परीक्षा में तो जनरली फंसना ही फंसना है, वो होता है, इसको तो कोई मैट नहीं सकता। आपको तो ऐसा कोई टीचर मिलेगा नहीं, ये तो हम जानते हैं, क्योंकि किसी ने ट्रिक बनाई ही नहीं है। मैं ही एक ऐसा हूँ जो 100 प्लस ट्रिक बना करके रखा हूँ टेक्निकल की, और जो कंटिन्यू जो है बीच बीच में हमेशा डालते रहते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो मात्रक हो गया इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? वेबर। ठीक है, ये वेबर हो गया। और वेबर किसका मात्रक होता है? ये देखो लिखा है तुम्हारा, क्या लिखा है ये नाम? चुंबकीय। इसको क्या कहेंगे हम? चुंबकीय फ्लक्स। क्या कहेंगे? चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया? वेबर। तो यहां से आपको इतना केवल लिखना है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हो गया वेबर। इसके बाद ये देखो क्या लिखा है, यहां लिखा है आपका क्या? कूलाम। क्या लिखा है? कूलाम। ये किसका मात्रक होता है? ये देखो कूलाम हो गया। ठीक है, और ये होता है किसका? वैद्युत फ्लक्स का। ठीक है, वैद्युत जो फ्लक्स होता है, ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया? कूलाम हो गया। अब इसके बाद जो आपका प्रदीप्ति घनत्व होता है, सॉरी
प्रदीप्ति फ्लक्स होता है। क्या? प्रदीप्ति फ्लक्स। इसका मात्रक क्या होता है? यहां देखो ये लिखा है, क्या होता है? लक्स होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग जनरली याद रखेंगे। तो यहां से आप अपना एक बार इसको रिवाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये वेबर हो गया चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, ठीक है, और कूलाम हो गया विद्युत फ्लक्स का मात्रक। इसके बाद जो प्रदीप्ति फ्लक्स है इसका मात्रक क्या हो गया? लक्स हो गया। तो यहां से आपको हमेशा याद भी रहेगा, बड़ा आसान चीज है, बड़े आराम से याद भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फ्लक्स और होता है। ठीक है, जो फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है? अधातु होता है, अधात्विक पदार्थ होता है, अधात्विक पदार्थ। ठीक है, इसका उपयोग किस में किया जाता है? अगर जैसे जो आर्क वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, आर्क वेल्डिंग, तो आर्क वेल्डिंग जो करते हैं, आर्क वेल्डिंग में जो राड होती है, ठीक है, क्या होती है? फिलर राड। ठीक है, फिलर राड जो होती है उसके ऊपर गालक का लेप लगाते हैं। ठीक है, गालक का लेप, जो रॉड होती है जब वेल्डिंग करते हैं तो उस पर एक लेप लगा होता है ऊपर से तत्व का, उसको हम गालक कहते हैं। ठीक है, ये गालक किसका कार्य करेगा? ये गालक फ्लक्स का कार्य करता है। जब हम सोना या चांदी का जोड़ लगाते हैं, ठीक है, सोना या चांदी का जो हम जब जोड़ लगाते हैं तो यहाँ पर बोरेक्स, ठीक है, बोरेक्स जो होता है, सुहागा इसको कहा जाता है साधारण भाषा में। ठीक है, तो सुहागा, आप लोगों ने कहावत भी सुनी होगी, एक कथन होता है कि सोने पे सुहागा लगाना। ठीक है, तो सोने पर सुहागा का जो है वो फ्लक्स लगाया जाता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7 10H2O। ठीक है, O7.10H2O, ये बोरेक्स का सूत्र होता है सुहागा का। ठीक है, इसको बोरेक्स का रासायनिक नाम है बोरेक्स, इसका हिंदी नाम जो साधारण भाषा में, बोलचाल की भाषा में इसको सुहागा कहते हैं। और ये Na2B4O7 10H2O इसका रासायनिक सूत्र हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये चीज कंफर्म हो गई। चलिए अब चलते हैं ट्रिक नंबर 2 पर। अपनी कॉपी में इसको नोट करते रहना। ठीक है, चलिए आगे। ट्रिकी बहुत ज़्यादा कठिन, जो टेक्निकल है बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, परंतु इसको जो है जब समझा जाए तो बहुत ही आसान है। चलिए बच्चों, तो हमने सुना है कि आप लोग जो कुछ मात्रक होते हैं, जैसे मैग्नेट का चैप्टर है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रक फंसते हैं, ये प्रॉब्लम होती है याद करने में, तो वहाँ से एक ट्रिक मैंने बनाई है और बहुत सारी ट्रिक बनाई है, हम आपको बीच बीच में कंटिन्यू बताते रहेंगे। आज मिक्स का डे है इसलिए मैं मिक्स क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, प्रवेश पर चुंबक है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्या? प्रवेश पर, ठीक है, चुंबक है। ये हो गई तुम्हारी ट्रिक नंबर 2। तो यहां से हम क्या करेंगे? ये हो गया तुम्हारा क्या? प्रवेश्यता, प्रवेश्यता परमियंस कहते हैं। ठीक है, परमियंस, प्रवेश्यता को हम परमियंस भी कहते हैं। ये देखो परमियंस लिख दिया। ठीक है, और एक होता है चुंबकीय, इसको हम क्या कहेंगे? चुंबकशीलता। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? चुंबकशीलता। ठीक है, चुंबकशीलता, प्रवेश्यता, परमियंस और चुंबकशीलता। ठीक है, इनके सबके मात्रक क्या होते हैं? ये लिखा है आपका मात्रक, क्या लिखा है? हेनरी। इसका मात्रक क्या होता है? हेनरी। इसको H के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो प्रवेश्यता, परमियंस और चुंबकशीलता, इनके सबके मात्रक जो है हेनरी होते हैं। ठीक है, याद रहेगी ये बात। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रवेश्यता का एक मात्रक और होता है, अगर आपको हेनरी ऑप्शन में ना मिले तो जो प्रवेश्यता होती है, ठीक है, प्रवेश्यता होती है, इसको हम Y के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसी को कहा जाता है एडमिटेंस। ठीक है, एडमिटेंस, ये भी प्रवेश्यता होती है और ये होता है किसका? इम्पीडेंस का। क्या? 1/, इम्पीडेंस होता है, 1/, इम्पीडेंस। ठीक है, इम्पीडेंस होता है। यहाँ हम लिखेंगे जो एडमिटेंस होती है Y = 1/Z होती है। अब यहाँ ये हो गया तुम्हारा इम्पीडेंस, इसको हम कहते हैं प्रतिबाधा। ठीक है, तो प्रतिबाधा का मात्रक जो है, प्रवेश्यता का जो मात्रक होता है, इसको हम क्या कहेंगे? प्रति ओम, है ना। ये कहाँ से आया? इसको हम लिखेंगे ओम। अब ये देखो, ये प्रवेश्यता का मात्रक ओम होता है, तो इसका जब हम उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? ओम इनवर्स, या इसी को कहा जाता है महो।
इसी को हम क्या कहते हैं, मोहो कहते हैं, या इसी का मात्रक हो जाएगा मोहो, या इसी को कहा जाता है साइमन या सीमेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो जो एडमिटेंस होती है, एडमिटेंस का पुराना या प्राचीन मात्रक जो है वो सीमेंस भी है, और जबकि प्रतिबाधा का इकलौता मात्रक है इसको हम ओम के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये संबंध याद रखना, y इक्वल टू 1/z या z इक्वल टू 1/y होता है। नेक्स्ट चलते हैं ट्रिक नंबर 3 पर। यहाँ से एक मोटर का नाम सुना होगा जिसको सिंगल फेज का सिंक्रोनस मोटर या तुल्यकालिक मोटर कहा जाता है। ठीक है, इस मोटर का नाम बता सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। एकल फेजी, एकल कला तुल्यकाली मोटर, तुल्यकाली मोटर कौन सा है? ये क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा पेपर में, कौन सा है? अभी राजस्थान का पेपर चल रहा है, हो सकता है कि उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ दिया गया होगा। ठीक है, तो एकल कला तुल्यकाली मोटर कौन सा है? एक ऐसा मोटर जो स्थायी गति से चलता है। तो यहाँ पर एकल कला तुल्यकाली मोटर जो है ये कौन सा मोटर होता है? इसको हम रिलक्टेंस मोटर के नाम से जानते हैं। क्या? रिलक्टेंस मोटर। ठीक है, इसी को हम प्रतिकर्षण मोटर कहते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षण जो है वो रिपल्सन होता है। रिलक्टेंस प्रतिष्ठंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिष्ठंभ मोटर, इस मोटर के नाम से जानते हैं। और ये बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चन पेपर में हमेशा पूछा जाता है। अब हम जानेंगे कि जो ये रिलक्टेंस मोटर होती है इसके यूज क्या क्या है। ठीक है, उपयोग। तो इसका हम उपयोग किसमें करते हैं, इससे रिलेटेड मैं आपको ट्रिक देगा जिससे बड़े आराम से आपको याद रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? फोर्टीज। कैसे लिखेंगे? फोर्टीज। ठीक है, इस प्रकार से एक शब्द लिख दीजिए फोर्टीज, बस इसके उपयोग हो गए। तो ये हो गया तुम्हारा क्या? नंबर 1। इसको हम क्या कहेंगे? फोटोग्राफी। ठीक है, फोटोग्राफी, क्योंकि ये मशीन जो है एक स्थायी गति से चलने वाली है। तो जो कैमरा होता है आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, क्रेन मशीन वाला जो कैमरा होता है जो वीडियो रिकॉर्डिंग शादी ब्याह में करते हैं उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। अब आर से हो गया आपका रिकॉर्डिंग यंत्र। ठीक है, रिकॉर्डिंग यंत्र। ठीक है, इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों लोग आपको मैं और बता दूं कि जो रिकॉर्डिंग यंत्र है इसके लिए एक मोटर का और यूज किया जाता है। वो मोटर है आपकी कौन सी? हिस्टेरिसिस मोटर। ठीक है, हिस्टेरिसिस मोटर, हिस्टेरिसिस मोटर। कौन सी मोटर है? हिस्टेरिसिस मोटर। तो हिस्टेरिसिस मोटर जो है इसको भी क्या कहा जाता है? इसको भी तुल्यकालिक मोटर कहा जाता है। ये बिना आवाज के और शांत ध्वनि से चलने वाली मोटर होती है। इस मोटर की जो इफिशियंसी होती है ये 5% से 35% होती है दक्षता। ठीक है, अब इसके बाद जो है आप इस मोटर का यूज जो है किस में कर सकते हैं? टाइमिंग। ठीक है, जो टाइमिंग होते हैं, टाइमिंग प्रणाली में, टाइमिंग प्रणाली, तो समय को नियंत्रित करने वाली जो मशीनें होती है, जो निश्चित समय के लिए जो चलाई जाती है या फिर किसी निश्चित समय के लिए चलाएंगे फिर बंद, फिर चलाएंगे फिर बंद। ठीक है, तो टाइमिंग सिस्टम में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद एस जो लिखा है इसका उपयोग हम सिग्नल, ठीक है, सिग्नल प्रणाली में भी करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा क्या? सिग्नल, टाइमिंग। ठीक है, और ये हो गया रिकॉर्डिंग और ये हो गया फोटोग्राफी। तो बड़े आराम से ये चीज आपको याद रहेगी। इसको हम क्या लिखेंगे? फोर्टीज, ऐसे इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अपनी कॉपी पर ये सब नोट करते रहना, बहुत काम की चीजें हैं जो आपको कोई दे नहीं पाएगा जल्दी से। आपको मिलेगा तो, लेकिन सिंगल लाइन में या बुक में कहीं खोजेंगे तब मिल जाएगा, लेकिन ट्रिक के रूप में नहीं मिलने वाला है। चलिए अगला है पॉइंट नंबर 4। यहां पर लिख दिया मैंने क्या? चाचू। बस इतना ही आपको याद रखना है, ये पोजीशन और ये पोजीशन। यहां पर हमको तुलना करनी है कौन सा? ये है वैद्युत परिपथ, और इधर हो गया आपका ये कौन सा? चुंबकीय परिपथ। ठीक है, चुंबकीय परिपथ। तो वैद्युत परिपथ में
कैपिटल जो बड़ा चा लिखा है, इससे क्या मतलब है? तो वैद्युत परिपथ में चा का मतलब हो गया क्या? चालकता। क्या हो गया? चालकता। इसका सिंबल क्या होता है? जी। तो वैद्युत परिपथ में जो चालकता है वो चुंबकीय परिपथ में किसके समान होती है? ठीक है, तो चालकता जो वैद्युत परिपथ में है ये चुंबकीय परिपथ में चुंबकशीलता के समान होती है। किसके समान? चुंबकशीलता। चुंबकशीलता के समान होती है। ठीक है, तो जो चालकता होती है ये चुंबकशीलता के समान होती है। चुंबकशीलता को जनरली हम लोग परमियंस भी कह देते हैं। ठीक है, परमियंस भी कह देते हैं। इसका मात्रक अभी बताया गया था, हेनरी होता है। ठीक है, अब जिस प्रकार वैद्युत परिपथ में चालकता का मात्रक मोह है, ठीक है, मोह या क्या? साइमन। ठीक है, जिस प्रकार वैद्युत परिपथ में चालकता का मात्रक मोह या साइमन है, ठीक है, ये क्या है? मात्रक। उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में, ठीक है, चुंबकीय परिपथ में चुंबकशीलता या परमियंस का मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा हेनरी। क्या हो जाएगा? हेनरी। ठीक है, तो इससे इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला ट्रिक यहाँ पर है, इसको तो अपना नोट कर लेना। ठीक है, अगला है वैद्युत परिपथ और चुंबकीय परिपथ में ही तुलना करनी है। बीच में लिख देंगे एक शब्द, क्या लिखेंगे? प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध। इसी से हम दो पोजीशन हमारी तैयार होती हैं। नंबर 1 पोजीशन इधर जाएगी और दूसरी पोजीशन पूरे पर लेकर के हम लोग इसको इधर कर दे रहे हैं। ठीक है, या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो प्रति लिखा है इसको घेर लीजिए और ये यहां से निकाल लीजिए। ये पोजीशन हो गया और पूरा मिला करके इधर, तो पूरा प्रतिरोध लिखा है। तो वैद्युत परिपथ में जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, वैद्युत परिपथ में, ठीक है, वैद्युत परिपथ में जो प्रतिरोध है वही, ठीक है, चुंबकीय परिपथ में किस प्रकार से संबंधित है? तो इधर प्रतिरोध है, ठीक है, तो चुंबकीय परिपथ में जो होगा वो प्रतिष्ठंभ होता है। ठीक है, तो यहाँ एक चीज आपको कॉमन मिली, क्या? प्रति इधर भी लगा है, प्रति इधर भी लगा है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? प्रतिष्ठंभ। ठीक है, तो प्रतिष्ठंभ का सिंबल जो होता है, संकेत होता है एस, और प्रतिरोध का संकेत होता है आर। अब इसकी परिभाषा कैसे करेंगे? तो जिस प्रकार वैद्युत परिपथ में, जिस प्रकार वैद्युत परिपथ में धारा, ठीक है, को रोकने का कार्य, ठीक है, रोकने का कार्य प्रतिरोध करता है, प्रतिरोध करता है। अब उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार किसमें? चुंबकीय परिपथ में प्रतिष्ठंभ, ठीक है, फ्लक्स प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, ये बात याद रहेगी। तो एक प्रकार से ये भी रेजिस्टेंस है और एक प्रकार से ये भी रेजिस्टेंस है। अब अगली बात, तो जिस प्रकार से वैद्युत परिपथ में धारा को रोकने का कार्य प्रतिरोध करता है, उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स प्रवाह को रोकने का कार्य या फ्लक्स प्रवाह में जो बाधक होता है वो क्या होता है? प्रतिष्ठंभ होता है। अर्थात जैसे आपका प्रतिरोध है वैसे ही आपका प्रतिष्ठंभ हो गया। प्रतिष्ठंभ को रिलक्टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, रिलक्टेंस। और इसका मात्रक अभी अभी बताया गया है कि जो रिलक्टेंस होता है, चलो हम पुनः नीचे मात्रक की बात करते हैं। जो प्रतिरोध होता है इसका मात्रक क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, और ओम के नियम के अनुसार आर क्या है? ओम के नियम के अनुसार आर क्या है? एक स्थिरांक है ना, पढ़े होंगे ओम का नियम, एक स्थिरांक। ओम के अनुसार या ओम के नियम के अनुसार आर क्या है? एक कांस्टेंट है जिसका मात्रक ओम होता है। अब यहाँ पर आपका आया प्रतिष्ठंभ। अब यहाँ पर इसके फॉर्मूले की भी पहले बात करते हैं। जो फॉर्मूला होगा ये आर इक्वल टू होगा V अपॉन आई, मतलब वोल्टेज बटे धारा। तो प्रतिरोध बराबर वोल्टेज बटे धारा होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपका प्रतिष्ठंभ होता है, तो प्रतिष्ठंभ जो है रिलक्टेंस S बराबर होगा आपका क्या? MMF अपान क्या होगा? फ्लक्स। ठीक है, अब यहां से हम लोग इसकी तुलना कर सकते हैं कि जो वैद्युत परिपथ होता है, वैद्युत परिपथ में जिस प्रकार वोल्टता है उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय वाहक बल मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है। ठीक है, या यहीं पर हम लोग लिख सकते हैं जिस प्रकार ईएमएफ होता है,
ठीक है, और इधर आपकी धारा हो जाएगी। तो जो वोल्टेज को ही तो हम ईएमएफ कह सकते हैं। तो जिस प्रकार वैद्युत परिपथ में ईएमएफ होता है उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में एमएमएफ होता है, ठीक है। ईएमएफ का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इसका पूरा नाम होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अब इससे हम इसका मात्रक निकालेंगे तो प्रतिरोध के लिए हम इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट और प्रति इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर। तो हम वोल्ट प्रति एम्पियर लिख सकते हैं इसका मात्रक, ठीक है। या हम इसी को लिख सकते हैं क्या? इसका मात्रक ओम भी होता है, ठीक है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा। अब जो रिलक्टेंस है प्रतिष्ठम्भ में, इसका मात्रक हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? इसका मात्रक निकलेगा एमएमएफ का मतलब होता है फेरों की संख्या। कोई अगर पाइप है, ये प्रणालिका है, इसमें कितने फेरे लगाए गए हैं, वो फेरों की संख्या और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, बस इतना ही होता है एमएमएफ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एम्पियर और टर्न, फेरों की संख्या जो है वो टर्न हो गई, प्रवाहित होने वाली धारा एम्पियर। और फ्लक्स का मात्रक अभी मैंने ऊपर बताया था, फ्लक्स का मात्रक होता है क्या? वेबर। तो एम्पियर टर्न प्रति वेबर, इसको लिखने का डिजाइन थोड़ा दूसरा होता है, ऐसे लिख लेंगे। तो इसका रिलक्टेंस जो होता है इसका मात्रक होता है एम्पियर टर्न प्रति वेबर, ठीक है। तो इसको आप बढ़िया तरीके से अपना याद रखना। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, जिस प्रकार वैद्युतीय परिपथ में प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में जो रिलक्टेंस होता है प्रतिष्ठम्भ में, इसका मात्रक क्या होगा? एम्पियर टर्न प्रति वेबर, ठीक है। तो ये बात अपनी याद रखना। तो अब चलते हैं आगे, ये बात संभवतः आपको समझ में आई गई होगी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर, तो 2 पॉइंट मैंने यहां पर निपटा दिए आपके। तो अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6। इसमें देखते हैं क्या है। इसमें आपको क्या? प्रतिरोधक, जो प्रतिरोधक होते हैं, ठीक है, प्रतिरोधक, जो प्रतिरोधक होते हैं इसी को कहा जाता है क्या? रजिस्टर, रजिस्टर कहा जाता है। तो प्रतिरोधक होते क्या है? मतलब ऐसी वस्तुएं जो धारा प्रवाह के मार्ग में बाधित हो, ठीक है, ये धारा प्रवाह को रोकने का प्रयास करें तो उनको हम प्रतिरोधक कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई पानी का पाइप है, पानी निकाला जा रहा है, वहां पर बीच में जाकर के मजबूती से पकड़ लिए तो पानी क्या हो गया? रुका, ठीक है। तो ये प्रतिरोधक होता है। तो अब जो प्रतिरोधक, जो रजिस्टर होते हैं, ये मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? रजिस्टर जो है मूल रूप से होते हैं 2 प्रकार के, नंबर 1 और नंबर 2। पहला होता है लीनियर, ठीक है, पहला होता है लीनियर रजिस्टर, ठीक है। लीनियर को क्या कहते हैं? लीनियर को रेखीय कहेंगे, ठीक है, रेखीय प्रतिरोधक, प्रतिरोधक। एक तो ये हो गया और दूसरा होता है नॉन लीनियर, ठीक है, नॉन लीनियर रजिस्टर। नॉन लीनियर प्रतिरोधक, इसको क्या कहेंगे? अरेखीय कहेंगे, ठीक है, ये अरेखीय होते हैं। अब जो लीनियर रजिस्टर होते हैं, ठीक है, लीनियर रजिस्टर जो होते हैं ये ओम के नियम का पालन करते हैं, ठीक है, ये ओम के नियम का पालन करते हैं। जो नॉन लीनियर होते हैं ये ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? ओम के नियम का पालन करते हैं। और ये क्या है? ये ओम के नियम का पालन, ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो लीनियर रजिस्टर होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? जो लीनियर रजिस्टर होते हैं ये जनरली 2 प्रकार के होते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? एक होता है कौन सा? इसमें 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है कौन सा? कार्बन प्रतिरोधक, और दूसरा जो है वो होता है वायर बाउंड, वायर बाउंड। तो क्वेश्चन बच्चों कहां से बनता है? क्वेश्चन यहां से बनता है कि वायर बाउंड रजिस्टर, ठीक है, किस रजिस्टर के अंतर्गत आता है? तो वायर बाउंड जो रजिस्टर होता है, ठीक है, जो वायर बाउंड रजिस्टर होता है ये किस रजिस्टर के अंतर्गत आता है? रेखीय,
ठीक है, लीनियर रजिस्टर के अंतर्गत आता है। ये जो होते हैं दोनों के दोनों ओम के नियम का पालन करते हैं, ठीक है, ओम के नियम का पालन करते हैं ये। तो अब जो वायर बाउंड रजिस्टर है ये किसके द्वारा बनाया जाता है? तो जनरली वायर बाउंड रजिस्टर जो है वो आप लोग ये रखना याद है कि जो उच्च प्रतिरोधी पदार्थ होते हैं जिनके एलिमेंट बनाए जाते हैं, ठीक है, हम उनके द्वारा इसका निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? मैग्नीन हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीन हो जाएगा, यूरेका हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीन हो जाएगा, यूरेका हो जाएगा, नाइक्रोम हो जाएगा, ठीक है, नाइक्रोम हो जाएगा, कैंथाल हो जाएगा। इनके सभी के जो है कौन से रजिस्टर बनाए जाते हैं? वायर बाउंड रजिस्टर बनाए जाते हैं। जनरली पेपर में मैग्नीन का नाम सबसे ज्यादा देता है। वायर बाउंड रजिस्टर को ही हम क्या कहते हैं? रियोस्टेट कहते हैं। ऊपर नीचे खिसकाने वाला पोजीशन होता है ना, उसमें शायद याद होगा, ऐसे ऐसे दो पाइप रहेंगे, एक पाइप ऐसे रहता है और यहाँ पर एक स्लाइड लगी होती है, इसके ऊपर जो है पकड़ करके आगे पीछे खिसकाने वाला लगा रहता है और यहाँ इसके पैर होते हैं, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ होता है, एक पॉइंट इधर होता है, एक पॉइंट इसके ऊपर होता है। पकड़ करके आगे पीछे खिसकाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है ऐसे ऐसे इसमें तार लिपटा रहता है, ठीक है, याद आया? यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम याद रखेंगे। तो पूछा जाता है कि कार्बन रजिस्टर जो है वो किसके अंतर्गत आता है या किसका भाग है? तो ये लीनियर रजिस्टर का भाग है। वायर बाउंड रजिस्टर किसका भाग है? वायर बाउंड रजिस्टर भी लीनियर रजिस्टर का भाग है। अब पूछा जाता है कि जो नॉन लीनियर रजिस्टर है, ठीक है, नॉन लीनियर रजिस्टर, तो ये होते हैं दो प्रकार के, ठीक है, नॉन लीनियर रजिस्टर। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है BDR, ठीक है, और एक होता है क्या? थर्मिस्टर। एक होता है थर्मिस्टर, ठीक है, तो एक होता है BDR और एक होता है थर्मिस्टर। तो ये VDR का इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है वोल्टेज डिपेंडिंग रजिस्टर, ठीक है, वोल्टेज डिपेंडिंग रजिस्टर। इसका मतलब क्या है? ये जो है, ये जो VDR होता है, ठीक है, ये किसके? वोल्टेज के सीधे समानुपाती होता है। तो वोल्टेज डिपेंडिंग जो ये रजिस्टर है तो ये वोल्टेज के सीधे समानुपाती होता है। मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग घर में जो टेलीविजन जो देखते हैं, जो टीवी होती है उसको देखते हैं, कभी कभी वोल्टेज ज्यादा आ जाता है। जब वोल्टेज ज्यादा आता है तो उसमें यही लगा होता है VDR, ठीक है। तो VDR का काम क्या होता है कि जब वोल्टेज ज्यादा आएगा तो ये रजिस्टर बढ़ जाए, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू जाता है बढ़। जैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो ये अपना प्रतिरोध बढ़ा लेता है। जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा किसी भी परिपथ का तो धारा प्रवाह इसमें बंद हो जाता है, ठीक है। तो जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट रहता है वो सुरक्षित बच जाता है क्षतिग्रस्त होने से, ठीक है। तो इसलिए ये VDR लगा दिया जाता है। एक प्रकार का एक रेजिस्टेंस होता है छोटा सा और ये स्विच के रूप में कार्य करता है। तो VDR स्विच भी उसको कहा जा सकता है, ठीक है। तो पता चला। तो ये जो VDR है, VDR एक प्रकार का स्विच होता है और इसका उपयोग टेलीविजन में किया जाता है। VDR जो होता है वोल्टेज के सीधे समानुपाती कार्य करता है। जब वोल्टेज बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। जब वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब बात आती है थर्मिस्टर की। थर्मिस्टर भी होते हैं दो प्रकार के, ठीक है। तो थर्मिस्टर दो प्रकार के होते हैं। तो जनरली यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्मिस्टर जो है ये किस प्रकार का रजिस्टर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो थर्मिस्टर है वो किस प्रकार का रजिस्टर है? नॉन लीनियर रजिस्टर, अरेखीय प्रतिरोधक होता है और ये ओम के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। ये क्या? ओम के नियम का जो पालन है, ठीक है, पालन नहीं करता है। याद रखना, ये दोनों में से VDR और थर्मिस्टर ये ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। और थर्मिस्टर जो होते हैं, ये थर्मिस्टर जनरली किससे बनाया जाता है? ये सिलिकॉन का बना होता है। तो थर्मिस्टर को हम मिला, थर्मिस्टर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है NTC और दूसरा होता है PTC। जो NTC है इसका पूरा नाम क्या होता है? निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट रजिस्टर, ठीक है। तो निगेटिव कोएफिशिएंट रजिस्टर, कोएफिशिएंट जो होती है प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, इसको हम अल्फा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अल्फा 0 के द्वारा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी PTC और NTC इनको भी हम किस रूप में? स्विच के लिए उपयोग या स्विच के रूप में उपयोग करते हैं। तो NTC का मतलब क्या हुआ? निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रजिस्टर। जब इसके ऊपर ताप पड़ता है, ठीक है, ये भी एक प्रकार का रजिस्टर होता है। जब इसके ऊपर टेम्परेचर पड़ता है तो ये अपने रेजिस्टेंस को घटा लेता है। जब रेजिस्टेंस को घटाएगा, नेगेटिव है तो रेजिस्टेंस घटाएगा। तो
तो जब ताप इसके ऊपर टेम्परेचर पड़ता है तो अपने प्रतिरोध को घटा लेता है। जैसे ही ये प्रतिरोध को घटाता है तो इसमें से धारा प्रवाह जो है चालू हो जाती है। ठीक है, तो ताप जब बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, ये परिपथ को प्रचालित कर देता है। इसी का जस्ट उल्टा होता है पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रजिस्टर। इसका काम क्या होता है, इसमें जो नेगेटिव लिखे हैं तो इसमें यहाँ पर पॉजिटिव लिख देंगे, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रजिस्टर होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये ताप के समानुपाती होता है। इसका प्रतिरोध जो है ये टेम्परेचर के समानुपाती होता है, T डिग्री सेंटीग्रेड लिखे तो। और इसका जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, इसका प्रतिरोध होता है एनटीसी का, इसका जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एनटीसी जो है ताप जब बढ़ेगा तो इसका प्रतिरोध जो है घट जाता है, जबकि पीटीसी जो होता है जब ताप बढ़ेगा तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो ये जब ताप बढ़ेगा मतलब जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये परिपथ का रेजिस्टेंस बढ़ा देगा और परिपथ में धारा प्रवाह को रोक लेता है। ठीक है, बात समझ में आई। जो एनटीसी और पीटीसी है, एनटीसी और पीटीसी है, ये क्या है, नॉन लीनियर रजिस्टर है। ठीक है, वीडीआर क्या है, नॉन लीनियर रजिस्टर है। थर्मिस्टर क्या है, नॉन लीनियर रजिस्टर है। ठीक है, वो कार्बन प्रतिरोधक क्या है, लीनियर रजिस्टर या रेखीय प्रतिरोधक है। वायर बाउंड रजिस्टर क्या है, रेखीय प्रतिरोधक है। बात हमारी समझ में आ गई होगी संभवतः। ठीक है, जो वायर बाउंड रजिस्टर है ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, मैग्नीन, यूरेका, नाइक्रोम, कैंथाल। ठीक है, इनके द्वारा ये बनाए जाते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जिनका प्रतिरोध उच्च होता है या ताप के बढ़ने के साथ साथ इनका प्रतिरोध परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो जो अल्फा जीरो जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है इनका क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ के जो रेखीय प्रतिरोधक होते हैं ऐसे पदार्थ के बनाए जाते हैं जिनका ताप बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध नहीं बदलता है। अर्थात जो नॉन लीनियर रजिस्टर होते हैं ये ऐसे पदार्थ से बनाए जाते हैं जिनका प्रतिरोध ताप के परिवर्तित होने के साथ साथ बदल जाता है। ठीक है, हमारी बात समझ में आई। अब चलते हैं आगे, इसको नोट कर लेना बढ़िया से, कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से जरूर आपका फंस जाएगा, ये तो हम जान रहे हैं बढ़िया तरीके से। जब परीक्षा में बैठोगे तब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या पढ़ाया था और दुनिया में जितने सब टीचर हैं आपको क्या खिचड़ी पका पका करके पढ़ाते हैं। देख लेना, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा आपकी बार सामने। अब दिखाते हैं कि हम भी यहाँ भी कोई रहता है। चलिए, जो अब है आपका अगला टॉपिक, टॉपिक नंबर 7। ये क्या है, प्रतिरोध मापन। ठीक है, प्रतिरोध मापन आज का टॉपिक आपको जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे जाके हमारे इस टॉपिक से क्वेश्चन निश्चित रूप से हम गारंटी लेते हैं किसी भी पेपर में 2 क्वेश्चन आपका जरूर फंस जाएगा जाके। ठीक है, ज्यादा आ सकता है परंतु कम नहीं। तो यहाँ पर अगला टॉपिक आपका प्रतिरोध मापन या प्रतिरोध का मेजरिंग। ठीक है, रेजिस्टेंस मेजरिंग, प्रतिरोध का मापन। तो यहाँ प्रतिरोध का मापन हम किसके किसके द्वारा कर सकते हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि प्रतिरोध जो होता है इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी और उच्च श्रेणी। ठीक है, तो सबसे पहले होता है नंबर 1 क्या, निम्न प्रतिरोध। ठीक है, निम्न प्रतिरोध। जो निम्न प्रतिरोध होता है कि निम्न प्रतिरोध की रेंज कितनी होती है, निम्न प्रतिरोध की रेंज होती है कितनी, 1 ओम से कितना, 1 ओम से कम। इसको मापने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए हम केल्विन, कौन सा, केल्विन डबल ब्रिज, केल्विन डबल ब्रिज का उपयोग करते हैं। या कभी कभी आ जाता है केल्विन का दोहरा सेतु। ठीक है, केल्विन का दोहरा सेतु, कभी कभी ये लिखा, बात एक ही है, डबल मतलब दोहरा होता है। ठीक है, तो निम्न या कभी कभी यहाँ अति निम्न लिखा हुआ आएगा। ठीक है, क्या लिखा आएगा, अति निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए, तो कभी कभी निम्न प्रतिरोध आएगा। ठीक है, तो मापने के लिए इसका उपयोग हम केल्विन डबल ब्रिज का उपयोग करते हैं। केल्विन के दोहरे सेतु के द्वारा हम अति निम्न प्रतिरोध माप सकते हैं। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2, यहाँ क्या है कि जो आपका निम्न है, अब इसके बाद आता है आपका कौन सा, मध्यम। ठीक है, मध्यम प्रतिरोध। तो मीडियम रेजिस्टेंस, मीडियम जो रेजिस्टेंस होता है, मध्यम प्रतिरोध होता है, इसकी रेंज क्या होती है, 1 ओम से 0.1 मेगा ओम। इसी को हम लिख सकते हैं 1 ओम से 10⁵ ओम। ठीक है, या इसी को लिख सकते हैं 1 ओम से 1 लाख, 1 ओम से 1 लाख ओम। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब
ये प्रतिरोध मापने के लिए हम किस यंत्र का उपयोग करेंगे? तो जनरली मध्यम प्रतिरोध मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? व्हीटस्टोन मतलब डीसी सेतु। ये भी आपके ऑप्शन में आ सकता है, या आ सकता है, ठीक है, या आ सकता है क्या? व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है। तो व्हीटस्टोन जो सेतु ब्रिज होता है ये एक प्रकार का एक डीसी ब्रिज है, ठीक है। इसका उपयोग हम मध्यम प्रतिरोध को मापने के लिए करते हैं। इसमें जो रजिस्टर होते हैं, प्रतिरोधक होते हैं 3 ज्ञात, ठीक है। 3 ज्ञात प्रतिरोध होते हैं, 3 ज्ञात प्रतिरोध होते हैं और एक प्रतिरोध होता है अज्ञात, जिसको ज्ञात किया जाता है। तो कभी कभी ये लिख देता है कि अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए हम किस प्रतिरोधक का यूज करते हैं या किस सेतु का यूज करते हैं, तो ये व्हीटस्टोन सेतु या कोई भी सेतु रहे जिसके लिए बनाया गया है वही चीज वो ज्ञात करेगा, ठीक है। तो इसमें 3 प्रतिरोध जो होते हैं ज्ञात होते हैं, जिनका पता होता है हमको, रेंज उसकी मालूम होती है, और एक का मालूम नहीं होता है जो कि हमको ज्ञात करना होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ में व्हीटस्टोन ब्रिज में एक और लगाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है? ये अति निम्न, ठीक है, अति निम्न धारा, ठीक है, अति निम्न धारा या धारा का विक्षेप, निम्न धारा का, ठीक है, निम्न धारा का विक्षेप, ठीक है, निम्न धारा का विक्षेप मापता है, ठीक है, निम्न धारा का विक्षेप मापता है। अब जो गैल्वेनोमीटर होता है इसको सेंसर भी कहा जा सकता है, सेंसर, संसूचक या डिटेक्टर, ठीक है, डिटेक्टर, ये भी इसके नाम है। परंतु ये सभी जो है ये डीसी के लिए, जो गैल्वेनोमीटर है यहाँ पर जो है ये डीसी पर कार्य करने वाली एक डिवाइस है, ठीक है। अब अगर कोई एसी ब्रिज रहेगा तो उसमें हम क्या लगाएंगे? एसी ब्रिज में गैल्वेनोमीटर के स्थान पर धारा संतुलन को देखने के लिए हम डिटेक्टर का यूज करते हैं। डिटेक्टर को ही हम संसूचक, सेंसर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो संतुलन को ज्ञात करने के लिए तो ये गैल्वेनोमीटर जो होता है ये धारा के संतुलन को, दोनों पक्षों का संतुलन का मापन करता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का जो शून्य होता है वो कहाँ होता है? ऊपर की ओर, और जो इसका इंडिकेटर होता है ये ऊर्ध्वाधर हमेशा रहता है। गैल्वेनोमीटर में 2 हेयर स्प्रिंग का यूज करते हैं, बाल कमानियों का, और बाल कमानियों के द्वारा इसमें धारा को प्रभावित किया जाता है। कुंडली में बाल कमानी जो है फास्फर ब्रांच की बनी होती है। चलिए तीसरा पॉइंट है कौन सा प्रतिरोध? उच्च प्रतिरोध, ठीक है, उच्च प्रतिरोध या अति उच्च, या अति उच्च, अति उच्च प्रतिरोध। इसकी रेंज क्या है? अति उच्च प्रतिरोध, इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज है कितनी? 10 का घात 5 ओम से, ठीक है, कई, यहां हम लिख सकते हैं से ऊपर इसकी रेंज होती है। और इसको मापने के लिए हम किसका यूज करेंगे? जनरली मेगर का, ठीक है। तो मेगर के द्वारा जो है हाई रेजिस्टेंस का मापन किया जा सकता है। इसकी रेंज होती है 10 का घात 5 ओम से ऊपर, जितना भी रेजिस्टेंस रहे। तो ये रेंज भी अपने याद रखना, ठीक है। तीनों की यहाँ पर रेंज लिख दी मैंने और तीनों का यूज भी लिख दिया, ठीक है। इसमें डीसी ब्रिज और ये भी। अब बात आती है आगे, अब इनको जो है अपनी कॉपी में बढ़िया से नोट कर लेना। अब हम चलते हैं आगे, इसी से रिलेटेड अभी कुछ पॉइंट्स और बाकी हैं वो बताते हैं आपको। जैसे मान करके चलिए कि कुछ नोट में लिखना है आपको, ठीक है। मैंने निम्न, मध्यम और उच्च प्रतिरोध की तो बात कर दी, ये तो खत्म हो गया। अभी कहानी यही समाप्त नहीं होती है। अब कहानी आपकी चलती है कि जो कुंडली होती है इसका हम प्रतिरोध किसके द्वारा ज्ञात करेंगे, ठीक है। किसकी? कुंडली। कौन सी कुंडली? जो होती है स्टेटर कुंडली, ठीक है, स्टेटर कुंडली। इसका हम प्रतिरोध किसके द्वारा ज्ञात करेंगे? आपने कुंडली का प्रतिरोध तो डायरेक्ट सुना होगा, लेकिन स्टेटर की कुंडली, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 होता है आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर का प्रतिरोध। ये हम किसके द्वारा मापेंगे? या जो आपका कौन सी वाइंडिंग होती है? डैम्पर वाइंडिंग, ठीक है। कौन सी होती है? डैम्पर
कुंडलन। इसका प्रतिरोध हम किसके द्वारा ज्ञात करेंगे? ठीक है, कुंडलन का प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध हम किसके द्वारा ज्ञात करेंगे? इसके बाद चौथा पॉइंट आता है घरेलू वायरिंग या औद्योगिक वायरिंग। औद्योगिक वायरिंग, इसका उपयोग हम किस, ये वायरिंग का जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, का प्रतिरोध या परीक्षण, ठीक है, या परीक्षण करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? तो यहां पर यंत्रों के नाम आपको बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुंडली का प्रतिरोध जो है, कुंडली का रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हम जनरली कौन सी कुंडली, स्टेटर कुंडलन जो होती है, ठीक है, इसका प्रतिरोध जो होता है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और इसका उपयोग हम करते हैं जो मेगर होता है ना, ठीक है, मेगर के द्वारा हम इसका रेजिस्टेंस माप सकते हैं। या एक तरीका और है, हम एमीटर और वोल्ट मीटर की सहायता से भी हम इसका रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एमीटर और वोल्ट मीटर की सहायता से भी हम इसका रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है आर्मेचर प्रतिरोध। तो आर्मेचर का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इसका प्रतिरोध जो है ये मिली ओम में निकलता है, ओम, मिली ओम, ठीक है, या ओम में इसका रेजिस्टेंस होता है। वैसे जनरली जो है ना पॉइंट में इसका रेजिस्टेंस रहता है। आप लोगों ने डीसी शंट मोटर का कैलकुलेशन किया होगा, जो आर्मेचर के प्रतिरोध है ना ऐसे लिखता है 0.2 ओम, ठीक है, या 0.02 ओम या 0.05 ओम, ऐसे कुछ लिखता है। ठीक है, तो मतलब 1 ओम से कम होता है इसका रेजिस्टेंस। आर्मेचर का प्रतिरोध जो होता है ये सामान्यतः, ठीक है, सामान्यतः कितना होता है? 1 ओम से कम होता है। ठीक है, कम होता है। तो अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा था इसके पहले, तो वहां पर मैंने क्या बताया था, 1 ओम से कम प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए हम किसका करते हैं? केल्विन का दोहरा सेतु। ठीक है, केल्विन का दोहरा सेतु। ठीक है, तो केल्विन का डबल ब्रिज, केल्विन के डबल ब्रिज के द्वारा हम आर्मेचर का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो डैम्पर कुंडलन, ये डैम्पर कुंडलन तो मोटे मोटे छड़ों के द्वारा बनाई जाती है। जितना छड़ मोटा रहेगा या वायर जितना मोटा रहेगा रेजिस्टेंस उसका उतना कम रहेगा। एक ले लिया हम पतला वायर, इतना पतला पॉइंट जितना, और एक ले लिए इतना मोटा वायर, तो पतले से मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम रहेगा, तो छड़ों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, और दूसरी बात, ये तो आर्मेचर जैसा होता है रोटेटिंग पार्ट, तो इसका रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए भी हम इसी केल्विन के दोहरे सेतु का उपयोग करेंगे। इसका भी आंसर यही होगा। घरेलू वायरिंग या औद्योगिक वायरिंग को ज्ञात वायरिंग का जो प्रतिरोध या परीक्षण करने के लिए हम जनरली किसका उपयोग करते हैं? मेगर का उपयोग करते हैं। ठीक है, मेगर एक कैसी युक्ति है? मेगर जो होते हैं जनरली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एनालॉग या फिर हम डिजिटल कह सकते हैं, ठीक है, और एक होता है जो ट्रांजिस्टराइज होता है। ट्रांजिस्टराइज जो मेगर में हैंडल नहीं होता है, ठीक है, ये इसकी पहचान है। ट्रांजिस्टराइज मेगर जो होता है उसमें हैंडल नहीं होता, उसमें सेल पड़ती है, इसमें सेल नहीं पड़ती है। जो साधारण मेगर होता है जनरली ये पीएमएमसी डिवाइस होती है। मेगर कैसी युक्ति है? मेगर जो है ये कैसी युक्ति है? मेगर ये पीएमएमसी डिवाइस है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ठीक है, तो जो मेगर है, तो मेगर क्या करता है? उच्च प्रतिरोध का मापन करता है। और मेगर में जो उसकी चाल रखी जाती है ये कितनी होती है? जनरली 160 आरपीएम इसकी स्पीड, मतलब जो है वो चाल रखी जाती है। मेगर में कौन सा जनरेटर उपयोग किया जाता है? तो मेगर में डीसी शंट जनरेटर उपयोग किया जाता है। मेगर को कभी बाहर से कोई भी सप्लाई प्रदान नहीं की जाती है, क्योंकि मेगर में स्वतः अपने आप की सप्लाई होती है। ठीक है, ये बात आपको पता चली। अब चलते हैं आगे। इसके अलावा हम प्रतिरोध को किस किस उपकरणों के द्वारा और ज्ञात कर सकते हैं? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे क्या है। आप लोग केवल हमारे चैनल पर बने रहिए, बस इतना ही पर्याप्त है। और हमारे प्रत्येक वीडियो को देखते रहिए, एनालाइज करते रहिए। हमारे चैनल पर जो है रीजनिंग भी पढ़ाई जाती है, जीके भी पढ़ाई जाएगी आगे। ठीक है, जो आपका यूपीपीसीएल का सिलेबस है, जेई अथवा आपका जो टी2 चलता है, इसका जो भी आपका सिलेबस है टोटल का टोटल मैं पढ़ाऊंगा यहाँ। ठीक है, चैनल पर बने रहिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब तो जरूरी कर लें, शेयर कर दें अपने मित्रों वगैरह को। ठीक है, हम भी शेयर कर देंगे। तो अब आगे चलते हैं कि हम जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को हम और किसके किसके द्वारा जो है ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली जो प्रतिरोध है, ठीक है, प्रतिरोध मापन के
मापन के अन्य साधन। ठीक है, तो बच्चे लोग आप हमारे चैनल पे अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे हमको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं आपको फर्स्ट जो आगे आने वाली जो तारीख है, ठीक है, जो जून आ रही, 1 जून से मैं आपको शुरू से मतलब पहले चैप्टर से लेकर के दी एंड सभी चैप्टर तक, ठीक है, पूरा एकदम बारीकी से पूरा प्रत्येक वीडियो बनाएंगे और डालेंगे सिलेबस। आपको कंटिन्यू सुबह मॉर्निंग में 6 बजे आपको वीडियो हमारा प्रत्येक दिन 1 घंटे का वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेगा। ठीक है, तो 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा किसी भी चैप्टर को समाप्त करने में 2 से 3 दिन लगेंगे। ठीक है, और जो कि आप किसी भी कंपटीशन संस्थान में जाएंगे तो आपको इतना कोई नहीं बताएगा। ठीक है, और मैं प्रत्येक चैप्टर का जो भी टॉपिक बताऊंगा आपको कैसे बताऊंगा, ट्रिक के साथ। ठीक है, ये हमारी क्वालिटी है। चलिए, जो रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, तो प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए हम और किस किस साधन का उपयोग कर सकते हैं जनरली देखते जाइए। ठीक है, जो मैंने अभी आपको कौन कौन सा बताया, दोहरा सेतु बताया, केल्विन का डबल ब्रिज बताया, दूसरे नंबर पर मैंने और आपको क्या बताया, व्हीटस्टोन ब्रिज बताया, डीसी सेतु बताया। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, मेगर बताया। तो ये 3 चीजें मैंने यहाँ बता दी। अब इसके बाद हम एक और बताया, ओम मीटर जो होता है ना, ये मध्यम प्रतिरोध का मापन करता है। ठीक है, क्या ओम मीटर, क्या ओम मीटर, ये मध्यम प्रतिरोध का मापन करता है। ठीक है, इसके बाद हम किसका यूज कर सकते हैं, टोंग टेस्टर का। ठीक है, टोंग टेस्टर का मापन करते हैं। तो ओम मीटर जो है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, मेगर के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, टोंग टेस्टर के द्वारा भी हम रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस होता है हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, वैसे टोंग टेस्टर का उपयोग जनरली जो है धारा को किसी भी परिपथ में, किसी भी केबल में बिगर प्रतिरोध जो ऊपर का इंसुलेशन होता है बिगर उसके हटाए हम धारा को ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, जो टोंग टेस्टर होता है, टोंग टेस्टर जो जनरली किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, सीटी के सिद्धांत पर कार्य करता है। सीटी का मतलब करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, सीटी के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। ठीक है, जनरली वैसे इसका उपयोग जो हम धारा के मापन के लिए करते हैं, टोंग टेस्टर का उपयोग, इसके द्वारा हम रेजिस्टेंस भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि टोंग टेस्टर के द्वारा हम करंट और वोल्टेज दोनों चीजें ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो टोंग टेस्टर के द्वारा वोल्टेज जब ज्ञात करते हैं तो हमको एक एक्स्ट्रा, ठीक है, एक जो है अतिरिक्त डिवाइस की जरूरत पड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोब कहते हैं। प्रोब ये क्या होती है, ये 2 वायर होती है, एक रेड एक ब्लैक, इसमें दोनों तरफ पिन निकली होती है। ठीक है, उन पिन की सहायता से हम इसका उपयोग जो है वोल्टेज को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोब लगाना पड़ता है। अब इसके अलावा हम और रेजिस्टेंस हम और किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, अर्थ टेस्टर, नाम सुने। ठीक है, अर्थ टेस्टर, अर्थ टेस्टर में EPC कितने टर्मिनल हो गए, कुल मिला के टर्मिनल की संख्या 3, इसमें टर्मिनल संख्या 2, ओम मीटर में 2, मेगर में टर्मिनल की संख्या 2, व्हीटस्टोन ब्रिज में टर्मिनल की संख्या 2, व्हीटस्टोन सेतु में टर्मिनल संख्या 2, क्योंकि हम दोनों टर्मिनल पर रेजिस्टेंस का एक एक सिरा लगा देंगे। केल्विन के दोहरे सेतु में टर्मिनल संख्या 2, ठीक है, और ओम मीटर में तो बता दिए। ठीक है, अब जो अर्थ टेस्टर होता है ये क्या होता है, जमीन का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं इससे। ठीक है, इसके द्वारा, ठीक है, मिट्टी का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, और ये जो है ये जनरली जो अर्थ टेस्टर होता है ये मेगर के सिद्धांत पर कार्य करता है, मेगर के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो मेगर के सिद्धांत पर मतलब ये बिल्कुल सेम मेगर ही जैसा होता है, इसमें भी डीसी शंट, कौन सा, डीसी शंट जनरेटर होता है, इसमें डीसी शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है, और इसका भी आरपीएम लगभग 160 रखा जाता है। ठीक है, आरपीएम जो है 160 रखा जाता है, इसमें भी हैंडल होता है। ठीक है, इसको भी चलाया जाता है, इसके टर्मिनल की संख्या होती है 3, टर्मिनल कौन से होते हैं, EPC। और जो मेगर होता है, मेगर के टर्मिनल जो होते हैं E और L होते हैं। ठीक है, याद रखना, अर्थ और लाइन। इसके बाद हम प्रतिरोध मापी होता है। ठीक है, प्रतिरोध मापी, इसके द्वारा भी प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। अब एमीटर और वोल्ट मीटर जो होता है, ठीक है, इसके माध्यम से मल्टीमीटर एक होता है। ठीक है, मल्टीमीटर के द्वारा भी हम रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं, मध्यम और निम्न प्रतिरोध इसके द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीमीटर को जनरली एवो मीटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो मल्टीमीटर के द्वारा हम करंट, वोल्टेज और क्या
प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, इसके द्वारा फ्रीक्वेंसी का मापन नहीं किया जाता है, ठीक है। मल्टीमीटर के द्वारा हम आवृत्ति ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीमीटर के द्वारा हम लोग आवृत्ति ज्ञात नहीं कर सकते, ना ही इसके द्वारा कैपेसिटी धारिता का मापन किया जा सकता है। तो मल्टीमीटर के द्वारा ना तो आवृत्ति और ना धारिता, दोनों में से किसी का मापन नहीं किया जा सकता है। इसके द्वारा हम धारा, वोल्टेज और ओम मतलब प्रतिरोध का मापन करते हैं, ठीक है। हमारी बातें कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए एक पॉइंट आपको और बताते हैं जो कि आपका लास्ट पॉइंट रहेगा आज की वीडियो का, ठीक है। यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जो है वो होती है किसमें, एक छोटी सी ट्रिक है एकदम अनिल, ठीक है। ये कभी कभी पेपर में आ जाता है, इसको याद रखना, केवल ये नाम याद रखना, एक लड़के का नाम, ठीक है। ये हो गया अम्ल, ठीक है। अम्ल क्या करता है, अम्ल क्या करता है, ये नीले लिटमस पेपर को, ठीक है, नीले जो लिटमस पेपर होता है इसको किसमें, लाल रंग में बदल देता है, ठीक है, लाल रंग में बदलता है। अब एक तो आपका कंफर्म हो गया, क्योंकि कंफ्यूज जब होती है तो दो होते हैं, एक आपका कंफर्म हो गया, जो अम्ल है वो क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, लाल में, ठीक है। अब इसका उल्टा, जो यहाँ अम्ल हो गया, अब हमको किसका देखना है, क्षार का। तो जब एक आपको पता हो गया तो क्षार का इसी को उल्टा कर दीजिए, तो जो क्षार है, ठीक है, ये लाल लिटमस पेपर को किसमें बदल देता है, नीले में बदल देता है, ठीक है। तो ये बात अपनी याद रखना, ठीक है। क्षार Rb होता है, तो यहां से हम लोग इसको याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदलने का काम अम्ल करते हैं, ठीक है, क्षार के द्वारा नहीं किया जाता है। अब बात आती है लिटमस पेपर की, तो लिटमस पेपर किसके द्वारा बनाया जाता है, इसका जो निर्माण है, ठीक है, इसका निर्माण लाइकेन के द्वारा किया जाता है, ठीक है, लाइकेन के द्वारा किया जाता है। ये कवक होते हैं, ठीक है, फंजाई होते हैं। तो लाइकेन जो है, ये लाइकेन किसके सूचक होते हैं, ये सूचक होते हैं किसके, तो लाइकेन जो है ये पर्यावरण के अच्छे सूचक होते हैं, कि पर्यावरण प्रदूषण के, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण जो होता है इसके, पर्यावरण प्रदूषण के अच्छे, ठीक है, अच्छे सूचक होते हैं। इसको आप लोग अपना नोट कर लीजिए बढ़िया से, इस ट्रिक को याद रखना। ये जो नीला लिटमस पेपर है लाल में बदल जाता है किसके द्वारा, अम्ल के द्वारा। एक लड़के का केवल आपको नाम याद रखना है, ठीक है, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर माय वाचिंग। हमारे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिए। जब आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ मेहनत से बनाता हूँ, और आज के वीडियो से हमारा जो भी कंटेंट था इसमें से किसी भी परीक्षा में आप बैठ जाएंगे जाके, टेक्निकल की परीक्षा में, चाहे वो जेईई का हो चाहे वो TG2 का हो, आपके परीक्षा में क्वेश्चन 110% फंसेंगे जाके, ठीक है, इस बात का वादा है। चलिए थैंक यू फॉर माय वाचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।